नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम और आप देख रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। कोरोना वॉरियर इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोरोना महामारी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई एक अहम पड़ाव पर है और हम सभी जंग से लड़ रहे हैं। और कहते हैं डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं और जब ऐसी परिस्थिति आती है तो विश्वास और भी दृढ़ हो जाती है क्योंकि हमें पता है कि हमारे आबू रोड में ऐसे टीम है डॉक्टर गौतम मुरारका जी के अंडर में जो हमारा सपोर्ट करता है और हमें सुरक्षित महसूस कराता है और हमारा ध्यान हमारे से पहले रखता है। तो आज हमारे बीसीएमओ आबू रोड डॉक्टर गौतम मुरारका जी हमारे साथ हैं। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन के इस प्रोग्राम में और आपको सलाम करते हैं इस मंच के माध्यम से। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम मुरारका ब्लॉक सीएमएचओ आबू रोड आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी सर। सर जैसे कि परिस्थिति अभी विकट है और आबू रोड और आसपास में भी केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन आप इसके बारे में जानकारी तो हम लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि सर जब आपको इस वायरस के बारे में पता चला और आपको आबू रोड सामने दिखा, आबू रोड ब्लॉक सामने दिखा, तो आपको आबू रोड ब्लॉक की संभाल करनी थी, तो क्या थॉट आया मन में पहले? ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न सबसे पहले जब हमने वायरस का सुना दिसंबर में चाइना के अंदर और जी। उस टाइम हम लोगों ने इतना नहीं सोचा था कि इंडिया में भी इतना फास्ट इसका transmission होगा। उसके बाद इंडिया में जब केस आया तो काफ़ी हम लोगों को लगा कि राजस्थान में तो अभी आने में टाइम लगेगा। जब राजस्थान में पहला केस अ, जब हमारे को पेपर में प्रकाशित हुआ, उसके बाद में हमको लगा कि सिरोही जिले में आने के बाद में आबू रोड जो है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है क्योंकि हम लोग चारों तरफ गुजरात बॉर्डर से कनेक्टेड है, मावल के थ्रू भी और छापरी के थ्रू। तो पहला थॉट मेरा ये आया कि जो हमारे ऑलरेडी जितने नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं, जितनी जो मैन पावर है उसके अंदर, वो भी ट्रैवल बेल्ट होने की वजह से एडिक्टेड नहीं थी और हमने जब ये सोचा जब कोविड यहाँ पे आएगा तो फिर ये मैन पावर इतनी मैन पावर के अंदर दोनों जो प्रोग्राम्स है वो रन करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो उसके लिए हमने एक इस लेवल पे सोचना चालू कर दिया था कि हम लोग पास मैन पावर कहाँ से लाएँगे, उसकी हमने प्लानिंग चालू कर दी थी और रिसोर्सेज़ कहाँ से आएँगे। इस लेवल पे हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मीटिंग्स है, उपखंड लेवल पे जो मीटिंग्स है, वो हमने शुरू कर दी थी। और बाद जी। में फिर उस चैलेंज को हमने स्वीकार किया और आज हम आपके सामने। जी सर और बहुत कह सकते हैं कि एक सोची-समझी तरीके के साथ, प्लानिंग के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप लोग कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे आबू रोड ब्लॉक में। तो जब आपके जो साथी हैं डॉक्टर्स टीम, उनको कैसे सर आपने प्रेरित किया, मोटिवेट किया? क्योंकि सबको डर लग रहा था। हाँ, बिल्कुल। इसमें हमने उनको जो मोटिवेशन जो था वो ये है कि जब डॉक्टर्स का जो पेशा है वो मानवता से डायरेक्टली रिलेटेड है। डॉक्टर्स जी। और नर्सिंग स्टाफ वो कोई भी चीज़ में कोई भी इमरजेंसी हो, जैसे सपोज़ कभी किसी को पोस्टमार्टम करना है या मेडिकल लीगल केस डील करना है, कोई भी इंजरीज़ है, उनका ट्रीटमेंट करना है, तो उसके अंदर हमेशा मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ उन्हीं का रोल होता है इसके अंदर। तो उन्होंने तो अपना पहले भी जीवन जो है जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, इसकी ओथ ली थी कि भई मानवता के लिए हम काम करेंगे। तो उनको मोटिवेशन के लिए कोई बहुत ज़्यादा हमारे को करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड थे। उनको मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, थोड़ा-सा हमने पुश अप ज़रूर किया उनको कि भई इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है और इससे बचाव के जो-जो साधन है, वो उपलब्ध है। सोशल डिस्टेंसिंग और अपने जितने भी जो पीपीई किट्स है और मास्क है, सैनिटाइज़र है। तो उसके बाद में कोई प्रकार की इसमें प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी पेशेंट को डील करने में। तो मोटिवेशन हमने दिया, लेकिन वो लोग 50% से ज़्यादा मोटिवेटेड ऑलरेडी थे। जी सर। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे आबू रोड ब्लॉक के लिए कि आपके जो साथी हैं और आपने प्रेरित किया और ऑलरेडी वो लोग मोटिवेटेड थे। जैसे जंग के मैदान में तो हम बॉर्डर्स पे देख रहे हैं सिपाहियों को, लेकिन हमारे देश के अंदर और ख़ास करके आबू रोड के अंदर आप जैसे सिपाही जो हैं, तो हमें सुरक्षित महसूस करा रहे हैं। सर आप परिवार के साथ
में भी रहते हैं और हमारे डॉक्टर सभी अपने परिवारजनों के साथ रहते हैं। तो परिवार का क्या रिएक्शंस था जब उन्होंने सुना कि आपको इस तीव्रता के साथ काम करना होगा? हाँ, परिवार वालों का भी पूरा इसमें सपोर्ट रहा और कोई प्रकार का उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया। और क्योंकि मेरे साथ जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उन लोगों का हाईली क्वालिफाइड है, पीएचडी जी। होल्डर्स है और मेरी डॉटर इंजीनियर है। तो वो ऑलरेडी उनको पता है कि जो भी काम होगा वो प्रोटोकॉल के अनुसार होगा और उसके हुँ, अंदर पूरी जैसे पीपीई किट्स उनका पूरा यूज़ होगा। इसलिए उनमें जी। कोई प्रकार का डर नहीं है नहीं है कोई प्रकार का। तो उन्होंने मेरे को पूरी तरह से हर तरह का सपोर्ट दिया। जी, ये बहुत ज़रूरी है मनोबल बढ़ाने के लिए कि परिवार जब हमें साथ देता है। सर लॉकडाउन 3.0 तक शायद हम ग्रीन ज़ोन में थे और फिर जब प्रवासी अपने घर आए, तब केसेज़ भी बढ़ने लगा और आबू रोड जो है बॉर्डर एरिया पर है। तो तैयार तो हम थे ही लेकिन क्या अपेक्षाएँ थी आपकी जो जनमानस से और कैसे हैंडल किया जा रहा है अभी इस परिस्थिति को? इसमें आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि स्टार्टिंग में जब मार्च 22 मार्च से चालू हुआ था, 22 मार्च से उस टाइम जो है, जो ट्रैफिक था, मावल बॉर्डर पर्टिकुलरली, उसके जी, ऊपर काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल्ड था वो। और उस टाइम इसमें मैं इसको 3 फेज़ में डिवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट फेज़ जब था, जब लॉकडाउन होने वाला था, उस टाइम जो है सभी लोगों को अपने घर पहुँचने की जल्दी थी। तो उस टाइम बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम लोगों ने जो मेडिकल की जो टीम है, वो लगभग 25 जने मॉर्निंग में, 25 जने इवनिंग में, 25 जने नाइट में लगाए थे और उनको बाकायदा हमने थर्मल स्कैनर्स दिए हुए थे और किसी को भी एंट्री बिना थर्मल स्क्रीनिंग के नहीं थी। और उसके बाद में जो भी एंट्रीज़ रिकॉर्ड्स के अंदर होती थी, अकॉर्डिंगली उनको फिर तुरंत होम आइसोलेट कर दिया जाता था 14 डेज़। उसके बाद में धीरे-धीरे करके वहाँ पे जो ट्रैफिक का जो रश था वो काफ़ी कम हो गया और उसके बाद में हमने बीच में टीम काफ़ी हद तक कम भी कर ली थी। फिर बाद में एक फ़ेज़ तीसरा आया, जिसके अंदर पूरा लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो गया था। उसके अंदर भी हमारे को वापस चैलेंज हो गया था। लेकिन मैं मानता हूँ जो फर्स्ट वाला फ़ेज़ था, वो इतना खतरनाक नहीं था जितना थर्ड वाला फ़ेज़ था। फर्स्ट वाले जी, फ़ेज़ में इंडिया के लेवल पे और दूसरे स्टेट्स के लेवल पे ये जो इन्फेक्शन था ये कंट्रोल्ड था। और उस टाइम इसमें कोविड के केसेस नहीं थे। जैसे हुँ, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट गुजरात और महाराष्ट्र हुए। तो गुजरात में अहमदाबाद और बॉम्बे, महाराष्ट्र के अंदर, इनके केसेस बहुत कम थे। फर्स्ट फेज़ में हमको दिक्कत नहीं आई, हमको प्रॉब्लम आई थर्ड फेज़। जी, फर्स्ट और सेकंड जो फेज़ थे उसमें हमारा सिरोही जिला पूरा ग्रीन ज़ोन में था, लेकिन थर्ड ज़ोन में आते-आते वो ऑरेंज ज़ोन में आ गया। लगभग जी, 8 मई को हमारा पहला केस दिखा, उसी हुँ, थर्ड फेज़ के अंदर। जब अहमदाबाद और बॉम्बे में काफ़ी कोविड के केसेस बढ़ गए थे। उस टाइम हमने जी, टीम को वापस मोटिवेट करके और करीब 30 का जो स्टाफ मॉर्निंग, 30 आफ्टरनून और 30 हमने नाइट में लगाया और हमने किसी की भी स्क्रीनिंग करने से हम पीछे नहीं हटे हुँ, और सबको हमने होम आइसोलेट कराया। और इसमें हमारी एक खुशकिस्मती ये रही कि केसेस ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक थे। तो एसिम्प्टोमेटिक की वजह से उनको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आई और जो सिम्प्टोमेटिक थे उनके हमने तत्काल सैंपलिंग करा दी। सैंपलिंग करा के हमने देख लिया कि वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं। अगर जी, वो है तो हमने तुरंत जो है मानसरोवर आइसोलेशन क्योरली सेंटर पे शिफ्ट कर दिया। उनको वहाँ 14 डेज़ रखा। बाकी लोगों को हमने होम आइसोलेट। तो हमने जो जितना भी जो काम किया अकॉर्डिंगली फेज़ के हिसाब से किया, कि जब ग्रीन ज़ोन में था अकॉर्डिंगली हमने काम वैसे किया। ऑरेंज ज़ोन में जब आने लगा, तो हमने काम का थोड़ा-सा तरीका बदल दिया। हमने फिर वार्ड क्वारंटाइन करना चालू। जी। सर आपके साथ बहुत सारे समाज सेवी और एनजीओज़ ने भी कदम में कदम मिला कर के आपको सहयोग दिया। तो हम जानना चाहेंगे अगर आप उनका नाम शेयर करना चाहेंगे तो? हाँ, बिल्कुल। हमने हमारे को जो सपोर्ट किया, वो काफ़ी एनजीओज़ ने किया। इसमें मैं प्रथम जो नाम है, वो ब्रह्म कुमारी संस्थान का लेना चाहता हूँ। क्योंकि हमारा जो मानसरोवर में जो आइसोलेशन सेंटर है, वो ब्रह्म कुमारी आश्रम का ही दिया हुआ है और जी, उसके अंदर इतनी अच्छी वेटेज है बेड्स की, लगभग 806 बेडेड है वो।
उसमें टोटल मिला के मेरे ख्याल से 7 या 8 फ्लोर्स है। और दूसरी बात, जो उसमें खाने पीने की जो व्यवस्था है सारे मरीजों के लिए, वो भी जी, तीनों शिफ्टों में बराबर मैं देख रहा हूँ पिछले लगभग 3.5 महीने से। और हमारा जितना भी जो डॉक्टर्स का स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, और जितने भी जो बाहर जो मेडिकल कॉलेज से आए हुए इंटर्न्स है, उन लोगों का भी अकोमोडेशन वहीं था। और उन लोगों का जो जितना भी जो लंच और डिनर, वो भी वहीं था। तो नंबर 1 तो मैं बीकेएस ग्रुप को थैंक्स कहना चाहता हूँ। और बहुत-बहुत उसके शुक्रिया बाद सर। में फिर उसके बाद में फिर सेकंड जो है, दूसरे जितने भी क्लब्स है, उन्होंने भी काफ़ी हमारे हौसला अफ़ज़ाई करी। जैसे जी, लॉयंस क्लब हुँ, में जो हमारे, नाम लेना चाहूँगा, जो एक ज़ोनल गवर्नर हैं अविनाश शर्मा जी, उनके यहाँ से हमको 2500 पीटीएम किट अवेलेबल कराया गया है। सैनिटाइज़र्स, पीपीई किट वगैरह उन्होंने भी कराया है। और तीसरे नंबर पे प्रेम जी फाउंडेशन, उन्होंने हमारे को थर्मल गन्स और समय-समय पर सैनिटाइज़र और जो फेस मास्क को अवेलेबल कराए। महावीर जी, इंटरनेशनल पे भी जो फीमेल वीरा विंग है, उनका भी मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। उसके अलावा जितने भी जो हमारे मेल फीमेल डॉक्टर्स हैं, और प्लस आयुर्वेद के जितने भी जो चिकित्सक है और कंपाउंडर्स है, प्लस होम्योपैथी के चिकित्सक और कंपाउंडर, सभी धन्यवाद। जी। तो सबके सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से आपके जो टीम है वो काम कर रहे हैं और सो दैट हम आबू रोड में जो केसेस देख रहे हैं अपेक्षाकृत बाकी जगहों में थोड़ा-सा हम कंट्रोल में लग रहे हैं। तो सर यहाँ पर एक सवाल ये है कि आप जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं इसमें आपके अंडर में जो टीम है, तो उनके लिए क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? संक्रमण से बचाने के लिए क्या सुविधाएँ हैं? संक्रमण से बचाने की जो सुविधाएँ हैं, वो बहुत ही मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन जी, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो अलग से मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि एक तो हम एक पर्टिकुलर अंतराल के बाद में हर एक फिजिशियंस और जो हमारे जो अ, एमबीबीएस डॉक्टर्स, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, और जितनी भी जो हमारे मावल चौकी और छापरी चौकी, रोडवेज में जो लगी हुई स्क्रीनिंग टीम है, उनके हर एक अंतराल पे एक तो सैंपलिंग करा रहे हैं। कुछ टोल फ्री नंबर्स भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो राजस्थान सरकार के हैं और स्टेट गवर्नमेंट के साथ-साथ नेशनल गवर्नमेंट के भी हैं, सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस नंबर को नोट कर सकते हैं, अगर कोई भी ऐसे आपको सिम्पटम्स या फिर ऐसे कुछ सवाल आपके मन में उत्पन्न हो रही है, उससे पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर इस नंबर पर आप बता सकते हैं। साथ ही साथ आप हेल्थ मिनिस्ट्री राजस्थान के व्हाट्सएप नंबर भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर इस वक़्त। तो इस नंबर के माध्यम से भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे बहुत अच्छे-अच्छे तरीके से वो आपको रिप्लाई करते हैं। सर जैसे कि आप कह रहे थे कि पीपी किट और बाकी सभी साधन भी उपलब्ध हैं हमारे डॉक्टर्स की टीम के लिए और समय प्रति समय कैसे सावधानी आप बरत रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आंगनवाड़ी में कार्यरत जो एएनएम है और बच्चों के जो टीकाकरण है, वो भी अभी रुका नहीं है, वो भी सिलसिला जारी है। गर्भवती महिलाओं का भी ख़्याल रख रहे हैं आपकी टीम, तो ये कैसे कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है मैडम। इसमें जो आशाएँ और आंगनवाड़ी और साथ में हमारी एएनएम्स, ये जी, तीनों के तीनों जो है, हम लोगों ने टीकाकरण मई में भी किया है। फर्स्ट वीक ऑफ मई में भी हमने सारे सेशंस लगाए हैं। एक ऊपर वाले की कृपा भी रही है कि हम लोगों के केसेस बहुत कम निकले हैं। जहाँ पूरे सिरोही जिले में 450 केस मिले हैं, वहाँ पे हमारे टोटल अभी तक 21 केस ही मिले हैं। जब मई की बात है, तो मई में हमारे 8 मई को पहला केस आया था, उसके पहले से हमारा सेशन चालू है टीकाकरण का। और लगभग 200 सेशंस ऑन एन एवरेज पर मंथ हम लोग बाग हर वीक लगा रहे हैं, एवरी थर्सडे। लेकिन जब कोई केस निकल जाता है, तो उस केस को एपिक ज़ोन मान करके हम 500 मीटर तक उसके अंदर एक कर्फ्यू लगा देते हैं। तो कर्फ्यू लगाने के बाद में वहाँ पर टीकाकरण संभव नहीं होता। उसके अंदर या तो वो जो टीकाकरण है वो हम 7 दिन या 14 दिन डेफर करते हैं। हम लोग का एक मेडिकल मोबाइल यूनिट, वो एक एक हमने इंस्टॉल कर रखी है आबू ब्लॉक में। टोटल 4 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स है, देलदर, चनार, आबू रोड और माउंट आबू की।
तो वो मेडिकल मोबाइल यूनिट्स के थ्रू भी हम लोग बाग एएनसी के चेकअप्स और टीकाकरण वो काम उस मेडिकल मोबाइल यूनिट्स के थ्रू भी करते हैं। तो हमारे को हमने स्मूथली करा ये काम। हमने कोविड के साथ में लेते हुए टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं का भी पूरा ख्याल रखा। और साथ में एक बात मैं गर्भवती महिलाओं के लिए ये भी कहना चाहूँगा, जहाँ पर भी हमारा कर्फ्यू ज़ोन लगा है, उसके 500 मीटर के दायरे में जितनी भी गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको हमने स्पेशल केसेस मानते हुए उनकी सैंपलिंग करवाई, हर एक केस में। अभी तक कोई जी। पॉजिटिव आई नहीं उसमें से, लेकिन हमने गर्भवती महिलाओं का कोविड के अंदर स्पेशल ध्यान रखा। जी। सर, जो आपने मोबाइल यूनिट मेडिकल फैसिलिटी के बारे में बताया यहाँ पर, तो क्या कुछ टोल फ्री नंबर्स है या फिर किससे संपर्क कर पाएँ? जो तो वो गर्भवती महिला जो मोबाइल मेडिकल मोबाइल यूनिट है, वो मेरे अंडर में ही फागू रोड ब्लॉक के अंदर चल रही है और मेरा ही स्टाफ लगा हुआ है, हमारे ही चिकित्सक लगे हुए हैं। तो उसमें जो भी आपको बात करनी है, नंबर मेरा ही होगा। जी, ओके। तो ज़रूर आप संपर्क करें डॉक्टर गौतम मरारका जी के साथ, अगर कोई इमरजेंसी आपके आस-पास है, गर्भवती महिलाएँ हैं या छोटे बच्चे हैं, तो आप सर से बात कर सकते हैं। सर, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है व्हाट्सएप के माध्यम से कि मास्क के बारे में पूछ रहे हैं कि जो 2 साल से कम छोटे बच्चे हैं, सर उनको मास्क पहनना ज़रूरी है क्या? वैसे तो मास्क पहनना सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, कोई भी एज ग्रुप हो, जो भी इंटरेक्शन करता है। तो लेकिन 2 साल के बच्चों को मास्क पहनाना बहुत एक थोड़ा-सा टफ काम है। तो अगर उन लोगों के हैंड वॉशिंग पे ज़्यादा ध्यान रखें, ज़्यादा ठीक है। हैंड वॉशिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन कंपैरिज़न टू मास्क। जी, हैंड वॉशिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर एक बात ये है कि संक्रमितों की जो संख्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है और आए दिन हम देख रहे हैं लगातार। तो आबू रोड ब्लॉक के अंदर कितने मतलब स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, हॉस्पिटल्स हैं और अगर मरीज़ मान लीजिए बढ़ते भी हैं तो उसके लिए हम कितना तैयार हैं? हमारा प्रायोरिटी बेस तो एक ही प्रोजेक्ट है, जो मैंने अभी-अभी बताया था, मानसरोवर आइसोलेशन सेंटर जो कीवर्ली में है। टोटल जी, मिला के 134 रूम्स हैं और वो हर एक रूम में 5 बेडेड है, टोटल 806 कैपेसिटी है। फिलहाल अभी हमारे पास में रेवदर, पिंडवाड़ा और आबू रोड के मिला के 82 पेशेंट्स वहाँ पर हैं। तो अभी तो प्लेंटी ऑफ स्पेस है वहाँ पे। उसके अलावा हमारा सीएचसी आबू रोड पे 10 बेडेड है। जो सीएचसी माउंट आबू है, उसमें 20 बेडेड है। इसके अलावा हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रताप बिड्डा के सौजन्य से वहाँ पे भी जी, 10 बेडेड और उसमें 2 वेंटिलेटर वाले जो रूम्स हैं वो हैं। उसके बाद में फिर हमारा जिला सिरई है। जी। तो अभी तक जो है ना, जो सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से मैं मानता हूँ कि अभी तक तो फैसिलिटीज़ एप्रोप्रिएट है। जी, बिल्कुल। तो हमारे सिरोही के जो निवासी सुन रहे हैं इस वक़्त और आबू रोड के जो जनमानस सुन रहे हैं, तो जैसे सर ने कहा कि हमारे पास सुविधाएँ जो फैसिलिटीज़ हैं, वो अभी मौजूद हैं और अच्छे तरीके से मौजूद हैं। दोस्तों, आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ पूछना है डॉक्टर गौतम मोररका जी से, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके हमें अपना सवाल पहुँचा सकते हैं। और साथ ही साथ आप अभी स्क्रीन पर राजस्थान के टोल फ्री नंबर देख पा रहे हैं और नेशनल कॉल सेंटर के भी टोल फ्री नंबर देख पा रहे हैं। तो इसका उपयोग कर सकते हैं जब आप कुछ परिस्थितियाँ ऐसे आपके आस-पास देख रहे हैं, तो ज़रूर इस टोल फ्री नंबर्स को आप नोट करें। इसके साथ-साथ आप हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ राजस्थान के व्हाट्सएप चैट बॉक्स नंबर भी देख पा रहे हैं। सर, यहाँ पर अगला सवाल ये लेना चाहेंगे कि अभी बदलते मौसम को देखते हुए बुखार और किसी को बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो ऐसे में क्या करें? एक सवाल आया है। हाँ, ये मैडम अब जैसे मानसून का जो सीज़न चालू होगा, जी, इसमें बारिश बाद में आफ्टर 20 डेज़, 21 डेज़ जब पानी का भराव होता है, उसमें मलेरिया, डेंगू दूसरे जो इन्फेक्शंस है, वो और दूसरे जो वायरल इन्फेक्शंस है, वो भी आएँगे और उनमें भी यही सिम्पटम्स आएँगे जो कोविड में है। इसके अंदर हम लोग बाग इनको आईएलआई की रेंज में लेंगे, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। जिनके भी आईएलआई के सिम्पटम्स होंगे, उनको प्रायोरिटी बेस पे हम लोग सैंपलिंग कराएँगे। सैंपलिंग की रिपोर्ट 24 से 36 आवर्स में हमारे को मिल जाती है। उसमें हम कोविड को रूल आउट करेंगे और
कोविड को रूल आउट करके बाकी के जो इन्फेक्शन है उनको अकॉर्डिंगली फिर ठीक करें। ये हमारी स्ट्रेटेजी है। जी सर। सर अभी जो कुछ नए रूल्स आए हैं तो नया सिम्पटम्स पे नए रूल्स जो आए हैं पहले उसके बारे में बात करना चाहूँगी। जो आइसोलेशन है वो कितने दिन तक अभी किया जाता है? होम आइसोलेशन हम लोग बाग अभी 14 दिन का कर रहे हैं मैडम। जी, चाहे वो कोविड पॉजिटिव आने के बाद में चाहे उसको मानसरोवर पे रखा हो, चाहे भले ही कोई भी अगर प्रवासी अपने घर के अंदर है, तो भी उसको हम 14 डेज का ही होम आइसोलेशन दे रहे हैं। जी, ओके। सर कुछ अबोर के आस-पास कुछ नए सिम्पटम्स देखने को मिल रहा है क्या कोविड-19 को लेकर के? ये इसमें क्या है मैडम कि हमारे अभी तक जितने भी जो पेशेंट्स आए हैं जिला सिरोही में, वो 98% ये सिम्प्टोमेटिक ही रहे हैं जी, स्टार्टिंग से। खाली उनको एसिम्प्टोमेटिक स्क्रीनिंग में वो आ गए कि वो कोविड पॉजिटिव निकल गए और जी, उसके बाद में हमने उनको आइसोलेशन सेंटर में डाला और 14 डेज के बाद डिस्चार्ज किया। तो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे से लेकर लास्ट तक उनको कोई प्रकार का सिम्पटम नहीं था। हमने हुँ, प्रिवेंटिव बेसिस पे उनको मेडिसिन, लेकिन जहाँ सिम्पटम की बात आती है कोविड-19 में, उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे गले में दर्द है, खराश है और उसके अलावा एक कफ, ड्राई कफ जी, और उसके बाद में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्पटम है वो है निमोनिया। दैट बिकम्स लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब अगर निमोनिया नहीं है तब तक तो कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, वो मॉडरेट कैटेगरी के अंदर माने जाएँगे। लेकिन जी, अगर उनके यहाँ है तो फिर वो सीवियर कैटेगरी में माने जाएँगे। उनको फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है और उन पे पल्स ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन देखा जाता है। इसके अलावा भी कई बार एब्डोमिनल पेन से भी चालू होती है ये डिज़ीज़। तो जो है ना, इसमें एग्ज़ैक्टली ये बताना बड़ा मुश्किल है कि क्या सिम्पटम आएगा, लेकिन मैंने ब्रॉडली जो बताया है ये सिम्पटम्स आएँगे और एसिम्प्टोमेटिक भी रहेंगे। जी सर। शुक्रिया सर। यहाँ पर एक सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं विवा जी, वो कहते हैं कि सर जो हैंडमेड मास्क है वो कितना इफ़ेक्टिव है हमारे लिए? या हमें कोई हैंडमेड और मास्क जी, हैंडमेड मास्क जो है वो वैसे बिल्कुल बहुत ही प्रोटेक्ट करता है किसी भी पर्सन को, जैसे कि एक ब्रांडेड मास्क होता है, उनमें वैसे कोई जी। अंतर नहीं है। लेकिन जब हम मेडिकल फैकल्टी की बात करते हैं, तो हुँ, जब कोई फिजिशियन जो है डील कर रहा है पेशेंट के साथ या कोई नर्सिंग स्टाफ या लैब टेक्नीशियन या फिजिशियन हमारे सैंपलिंग का काम कर रहे हैं, उस टाइम हमारे लिए ट्रिपल लेयर्ड मास्क या उसका पीपीई किट उस टाइम होना कंपल्सरी है। लेकिन एक आम इंसान अगर कहीं घूम रहा है तो वो एक नॉर्मल तरीके का जो मास्क बना करके वो भी अगर पहन लेगा तो वो भी उतना ही प्रोटेक्ट। जी, बिल्कुल। तो विवा जी मुझे लगता है कि आपको अपना सवाल का जवाब मिल गया कि उतना ही इफ़ेक्टिव है अगर आप हैंडमेड मास्क का इस्तेमाल करते हैं। सर एक और बात यहाँ पर है कि लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो एक सवाल ये है कि क्या क्या एंटीबायोटिक से कोरोना ठीक हो सकता है? जो भ्रांति है नहीं लोगों के मैडम, मन एंटीबायोटिक से कोरोना नहीं ठीक हो सकता। जी, एंटीबायोटिक सिर्फ अगर कोरोना वायरस होने के बाद में अगर कोई भी अगर सिम्पटम्स हो, जी। एंटीबायोटिक्स है, वो कोरोना के अंदर इफ़ेक्टिव नहीं है। लेकिन हुँ, एंटीबायोटिक्स कोरोना में इसलिए दिए जाते हैं कि उसके अंदर कोई भी अगर सिम्पटम्स बैक्टीरिया की वजह से अगर डेवलप हो जाता है बाद में, तो जी, एंटीबायोटिक्स इफ़ेक्टिव है। लेकिन कोरोना वायरस उससे खत्म नहीं है। कोरोना वायरस की जी। अभी तक कोई प्रकार की दवाई नहीं बनी है और हुँ, फिर भी हम लोग का जब कोई भी वार्ड क्वारंटाइन में रहता है, तो उसको हम एजिथ्रोमाइसिन एज़ एन एंटीबायोटिक वो भी देते हैं, पैरासिटामोल भी देते हैं, एंटी एलर्जिक लिवोसेट्रिजिन वो भी देते हैं। साथ में ओसल्टामावीर हुँ। टैबलेट, वो जो स्वाइन फ्लू में काम में आती थी, उसका भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये जी सर। चारों मेडिसिन्स जो है वो दी जाती है, लेकिन ये चारों की चारों ही उसका ट्रीटमेंट नहीं। जी, मतलब अभी फुली उसके जो वैक्सीन नहीं हमारे पास उपलब्ध है, तो ये सारी चीज़ें आप दे रहे हैं। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में क्या अंतर है और ये क्या है? हाँ, इसमें मैडम वैसे हम लोग बाग जो प्रेफ़र करते हैं वो एंटीजन टेस्ट ही करते हैं। जो आपने फर्स्ट जो बताया पीसीआर टेस्ट,
जी, वो ही इसमें ऑथेंटिक है। उसी में करीब 55 से 60% स्पेसिफिसिटी है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट डेफिनेटली चीपर है, और दूसरी बात वो मास स्केल पे अगर अप्लाई करें तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक साथ टेस्ट लगाए जा सकते हैं, लेकिन जी, उसमें रिलायबिलिटी इसके कंपैरिजन में कम है। अभी तक जो हमारे को जितना अपडेशन मिला है वो इतना ही हमको पता है इसके बारे जी। सर आपने एक बात कही थी ऑक्सीमीटर के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। शायद आज भी न्यूज़पेपर्स में लगातार हम पढ़ रहे हैं कि कुछ में। इसके बारे में भी काम कर रहे हैं हम गाँव-गाँव में। जी, पल्स ऑक्सीमीटर जो है एक बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है मेडिकल का। इसकी सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंस ये है कि ये हर मेडिकल कॉलेज से लेके और प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक जी, सभी के अंदर ये एप्लीकेबल है। इसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है। उसको एक फिंगर के ऊपर लगाया जाता है, और उसमें किसी भी पेशेंट का हम ऑक्सीजन लेवल जो है ना, वो सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है बॉडी का, जो जी, एग्जैक्टली होना चाहिए, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है, सेचुरेशन हुँ, लेवल नीचे जा रहा है, तो क्लियर कट ये पता चल रहा है कि उसके कोई लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, हुँ, आइदर पेशेंट निमोनिक है या अस्थमेटिक है, और उसको कब वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो जी, गाइडलाइंस पल्स ऑक्सीमीटर डिसाइड कर लेते हैं। तो इसलिए जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, और अभी गवर्नमेंट ने हर एक सीएचसी पीएचसी लेवल सब सेंटर लेवल तक इसको मस्ट कर दिया, और हमने मानसरोवर आइसोलेशन जो सेंटर है वहाँ पे इसको अवेलेबल करा रखा है। जी सर। अ, तो सर अगला सवाल आपके लिए है कि कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ राजस्थान सरकार से आया है, तो आप साझा करें हमारे साथ? इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन अभी लेटेस्ट हमने जो सुने हैं, जो क्वारंटाइन करने के जो नियम है, उसमें ये है जी, कि जो जो स्टेट अगर कोई भी आदमी आता है विद इन द स्टेट है, उसको क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है। हुँ, 14 डेज को होम आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं की जरूरत है जो कि दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, हिमाचल। लेकिन हम लोग बाग अभी भी एहतियात के तौर पे, क्योंकि एरिया चारों तरफ से दूसरे स्टेट से कवर्ड है, हम जी, लोगों ने अभी भी होम आइसोलेशन जो है ना सभी का करना चालू कर रखा है। अ, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों ने हमारे स्टेट के अंदर लिबरल कर रखा है। जी। ओके, हमारे स्टेट के अंदर से लिबरल है, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए होम क्वारंटाइन 14 दिन का अभी भी है। कुछ ही समय शेष है सर से और बातें करते हैं। सर जैसे जो यूथ अब आपको इस वक़्त सुन रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? थोड़ा-सा हम लोग जब बाहर जा रहे हैं, थोड़ा हल्के रूप से ले रहे हैं इसको। हाँ, यूथ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूथ बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं इसके अंदर। खुद जी, भी प्रोटेक्ट करें और दूसरों को प्रोटेक्शन के लिए कन्विंस करें। जी, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, या तो घर में ही रहें, और अगर घर से बाहर कोई बहुत ज़रूरी काम के लिए अगर जाना है, जैसे अगर अपने जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए, या कोई बैंक्स या कोई भी पोस्ट ऑफिस, तो उसके अंदर एक तो डिस्टेंसिंग का वो ध्यान रखें, 2 गज करीब दूरी जो है वो रहनी चाहिए। सेकंड नंबर पे हमेशा मास्क रहे, और दूसरी बात सैनिटाइज़र की एवरी जगह ज़रूरत नहीं होती है, हैंड वॉशिंग आर मोर इम्पोर्टेंट। सैनिटाइज़र वहाँ उपयोग में लिया जाता है जहाँ पर हैंड वॉशिंग जो है वो पॉसिबल थोड़ा-सा कम होता है। ये सारी चीज़ें वो खुद फ़ॉलो करके, और दूसरे जो लोग बाग हैं उनको भी कन्विंस करें कि भई आप लोगों को इस टाइप से ये काम करना है। अपने जो जो बड़े वाले जो लोग बाग हैं, ओल्ड एज वाले हैं, उनका भी ध्यान रखना है, और उनको थोड़ा-सा मतलब उनको गाइडलाइंस पूरी बतानी है, पूरा प्रोटोकॉल बताना है कि किस टाइप से उनको, ये जब तक कोरोना वायरस महामारी है, तब तक उनको किस टाइप से अपनी लाइफ लीड करनी है। तो यूथ हमारे बहुत बड़ी ताकत है, खुद भी इस चीज़ को फ़ॉलो करें और दूसरों को भी फ़ॉलो करवाएँ। जैसे सर ने कहा यूथ ताकत है हमारे लिए और खुद भी गाइडलाइंस फ़ॉलो करें और कराएँ भी जो हमारे बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं। सर अंत में क्या अपील करना चाहते हैं जो आबू रोड के जनमानस आपको सुन रहे हैं इस वक़्त? अभी तक हम लोगों ने मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो काम किया है, वो उसका रिज़ल्ट अपने सामने है कि
कि अपने नंबर ऑफ केसेस पूरे जिले में सबसे कम है और जी। अपन ने पूरी अच्छी तरह से होम क्वारंटाइन भी किया है 14 डेज़ और जितने भी जो इन्फेक्टेड जो लोग बाग थे, जो कोविड पॉजिटिव के जो पेशेंट्स थे, उनको हमने खाली हमारे आबू रोड ब्लॉक के लिए रेवदर और पिंडवाड़ा जो ब्लॉक है, उनको भी जी। हमने वार्ड क्वारंटाइन करके और उनको बिल्कुल सकुशल उनके घर पे भिजवाया है। आगे ये सिलसिला चालू रहे, इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो जो जितनी भी जो मेरे नागरिक है, उन लोगों से अनुरोध है कि एक तो बिना वजह घर से नहीं निकलना है। दूसरी बात अगर निकले तो मास्क का उपयोग करें और दूसरी बात एक डिस्टेंसिंग का जो है उसको भी फॉलो करें और हैंड वॉशिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। अगर किसी कोई भी अगर डोर हैंडल या जैसे वो कोई भी प्रकार की सब्जी को टच करना या दूध का कोई वेसल उसको टच करना या कहीं पर भी अगर हाथ मिला लिया किसी से तो तुरंत उसको हैंड को सैनिटाइज करें। घर जी। आने के बाद में जो है उसको प्रॉपर्ली हैंड वॉशिंग हो, ठीक है ना? और दूसरी बात जितने भी जो व्हीकल्स है, जैसे जीप है या जितने भी जो बड़े वाहन है, उनके अंदर एक डिस्टेंसिंग के साथ लोग बाग बैठे। जैसे मैंने कई बार देखा है कि जो जीप है या कार है, उसके अंदर लोग बाग जितने ओवरलोडेड होते हैं वो व्हीकल, ओवरलोडेड नहीं हो, वो बहुत ही डिस्टेंसिंग के साथ में बैठे। और मेरा मुख्य रूप से कहने का मतलब ये है कि अपने को इस टाइप की चीज़ सोचनी पड़ेगी जिसमें अपने नेशन की इकोनॉमी भी सफर नहीं हो और साथ में अपनी हेल्थ भी सुरक्षित रहे। तो ये जी। काम जब भी हो सकता है जब अपना हमारा जो काम है वो पूर्ण प्रोटोकॉल के साथ में। हुँ। बिल्कुल सर। सर अंत में कुछ ऐड करना चाहेंगे जो आप बताना चाहते हैं और कुछ अगर नए गाइडलाइंस या कुछ बातें? हाँ, बिल्कुल। वैसे तो आपने इतने अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं कि इसमें कोई प्रकार का जो है कोई नया क्वेश्चन नहीं निकल के आता है, लेकिन मैं अब एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जितना भी जो है अभी तक चैलेंज स्वीकार किया है कोविड को लेकर के पर्टिकुलरली मैं तो आबू रोड ब्लॉक की बात कर सकता हूँ। उसके अंदर एक तो हमारे जिला प्रशासन का बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है। हमारे जी। जिला कलेक्टर महोदय, साथ में हमारे जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही, उनका बहुत अच्छा गाइडलाइंस रही उनकी। उसके अलावा मैं एक नाम लिए बिना ये वीडियो कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, वो है हमारे श्रीमान उपखंड अधिकारी अबू बरौत श्री रविंद्र गोस्वामी। वो जी। आईएएस होने के साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि वो एक मेडिको भी है, एमबीबीएस एमडी है और अभी जितनी गाइडलाइंस मुझे जिला प्रशासन से नहीं मिली, उतनी गाइडलाइंस उनके द्वारा मिली। जो-जो एक-एक काम उन्होंने बताया, उस गाइडलाइन जी। पे हम चले और हम आपके सामने देखो अभी तक हम लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया हुआ है। बाकी अगर उनकी शरण में हम रहे आगे, तो जो है आगे तक भी मैं मानता हूँ कि जो है ना हमारे को हमेशा विजय ही मिलेगी कोविड के जी। अंदर जो है, यही मैं कहना बिल्कुल। सर आपने एक नई जानकारी दी हमारे एसडीएम साहब के बारे में कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने आपको समझाया। वो सिर्फ़ आईएएस ऑफ़िसर भी नहीं है, वो एमबीबीएस एमडी भी हैं। और आप सभी मिलकर के हमारे आबू रोड ब्लॉक को सुरक्षित करना चाहते हैं। हमारे लिए काम कर रहे हैं आप और आज आपने बहुत ही कीमती समय निकाल कर के हमारे बीच आए क्योंकि केसेज़ बढ़ रहे हैं और आपको जाना भी पड़ता है उस जगह पे, फिर भी आपने समय दिया। इसके लिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं और साथ ही साथ आपको कहेंगे सलाम सर, नमन सर आपको और आपकी पूरी टीम को रेडियो मधुबन की ओर से अ, इस मंच के माध्यम से नमन कर रहे हैं सर। और आज है। हमारे धन्यवाद। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो दोस्तों डॉक्टर गौतम मोरारकर जी ब्लॉक चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर हमारे बीच आज बातचीत की हमारे साथ। तो आपके मन में अगर कुछ और भी सवाल है तो ज़रूर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम उन तक भी पहुँचाएँगे और आप तक भी आंसर्स अगले एपिसोड में ज़रूर देंगे। और यहाँ पर विवा जी, अशोक जी बहुत सारे हमारे दोस्त अरुण जी इन्होंने भी सर को थैंक्स कहा है और नमस्ते कहा है और ये भी कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो आप सभी दोस्तों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया जो इस वक़्त हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं। यहीं पर रुकना चाहेंगे, फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 एफएम इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नमस्ते।